नमस्कार, कानूनी पहलू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुंजन। पिछली बार जो टॉपिक हमने उठाया था कानूनी पहलू में वो था चालान। अगर आपका चालान कटा हो या आपको लगता हो कि कोई ज्यादती करी है पुलिस ने आपके साथ या फिर आपने कोई रूल वायलेट किया हो और आपका चालान कट गया हो, ये टॉपिक हमने पिछली बार लिया था। तो हमने ये महसूस किया कि बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई थी जिन्हें हम एंटरटेन कर ही नहीं पाए, जो कॉल्स हम अपने शो पर ले ही नहीं पाए। इसी वजह से इस बार फिर हम चालान के साथ ही वापस आए हैं, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कर सकें। हमारे फोन लाइन अब लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। तो चालान और उससे जुड़े कानून पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। शहर में लगातार वाहनों की भीड़ बढ़ रही है, साथ ही सड़कों पर भागम भाग भी तेज हो गई है। वाहनों की इस भीड़ में अंधाधुंध और बिना कानून के वाहन दौड़ाने वाले भी शामिल होते हैं, जो सड़कों पर एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। कोई कानून इनके लिए मायने नहीं रखता। सड़क पर चलने या फिर ड्राइव करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, लेकिन वो रूल्स न ही हम में से ज्यादातर को पता है, न ही हम उन्हें फॉलो करते हैं। शहर में जहाँ देखो वहाँ रूल्स तोड़े जाते हैं। खास बात तो ये है कि कानून बनाने वाले ही कानून को ताक पर रखकर चलते हैं। वे ही कानून का पालन कराने में एकदम नाकाम दिखते हैं। ये है कुछ नियम जो बनाए तो गए हैं हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन उन पर अमल कोई नहीं करता। 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए कोई भी दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित है। सड़कों पर बड़ी संख्या में नाबालिग ही गाड़ियां चलाते हैं। माँ बाप ने बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए हैवी इंजन वाली बाइक हाथ में सौंप रखी है, जबकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। हेडलाइट्स का ऊपरी हिस्सा काला होना चाहिए ताकि सामने आने वाले की आंखों पर चौंध न पड़े, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन शहर में किसी गाड़ी की लाइटें आधी काली नहीं मिलेंगी। वैधता, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, किताब और बीमा के कागजात हमेशा होने चाहिए। शहर में सरपट दौड़ रहे टेम्पो में बहुत से नाबालिग चालक के पास न ड्राइविंग लाइसेंस होता है और न ही वो अन्य जरूरत के कागजात। बस पुलिस को पैसा देते हैं और सवारियों को लेकर टेम्पो दौड़ाते नजर आते हैं। गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना नियम के विरुद्ध है। टेम्पो वाले हमेशा क्षमता से अधिक सवारियां लाद कर ले जाते हैं, जिससे कई बार टेम्पो पलट जाता है। आगे जाने वाली गाड़ी को निकालने के लिए हॉर्न दें और उसके चालक का संकेत प्राप्त होने पर ही आगे निकलें। आगे निकलने के लिए हॉर्न देते हैं, लेकिन आगे चलने वाली गाड़ी के चालक से संकेत प्राप्त नहीं करते। आगे वाला अगर रास्ता नहीं देता तो पीछे चलने वाला बिना हॉर्न और बिना किसी डीपर के आगे ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है। लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं और गाड़ी की स्पीड अपने काबू में रखें। लोग कानून को ताक पर रखकर गाड़ियां दौड़ाते नजर आते हैं। इनके लिए कानून काम नहीं करता। सिर पर ना हेलमेट होता है और ना ही जेब में लाइसेंस। आगे जा रही तेज गाड़ी से अपनी गाड़ी कम से कम 20 फुट दूर रखें। आगे कोई गाड़ी तेज जा रही हो, वहीं पीछे वाली भी उससे कम स्पीड पर नहीं चलती। गाड़ियां लगभग चिपक कर चलती हैं, जिनसे एक्सीडेंट की अधिक घटनाएं होती हैं। नशीली वस्तु का प्रयोग करके गाड़ी न चलाएं। रात में अधिकतर गाड़ियों के ड्राइवर शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं, जो सड़क पर अंधाधुंध वाहन को दौड़ाते हैं। कुछ नियम जो जरूर फॉलो करें। रात्रि में डिपर का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाकर ही मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाएं। आगे जाने वाली गाड़ी से दूरी बनाए रखें। मोड़ और चौराहों पर गाड़ी धीमी रखें। जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें। गाड़ियों के कागजात वैध स्थिति में रखें। वाहन निर्धारित गति से ही चलाएं। क्या न करें? गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें न करें। बिना लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं। नंबर प्लेट के स्थान पर अन्य कोई पदनाम आदि की प्लेट न लगाएं। बाईं ओर से ओवरटेक न करें। फुटबोर्डों पर लटक कर यात्रा न करें। वाहनों पर अनाधिकृत लाइट न लगाएं। नाबालिगों को वाहन न चलाने दें। नशा करके गाड़ी न चलाएं।
तो आज हम बात कर रहे हैं चालान पर, ट्रैफिक रूल्स पर। अगर इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर अब स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट विवेक नाथ साहब। विवेक सर, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। विवेक सर, चालान पे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे और बहुत सारे कॉल्स हम एंटरटेन कर ही नहीं पाए, वो कॉल्स हम ले ही नहीं पाए थे शो के दौरान, इसलिए चालान एक बार हम फिर जानना चाहेंगे कि क्या आता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जितने भी सड़क पे चलने के नियम हैं वो सारे मोटर व्हीकल एक्ट में ही दिए गए हैं। कोई भी व्हीकल है, चाहे प्राइवेट व्हीकल है या पैसेंजर व्हीकल है या कोई गुड्स व्हीकल है, जो भी सड़क पे चलने के जो भी नियम है, कायदे हैं, कानून है, ये सारे मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए हैं। एक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए। उसके बाद हर स्टेट के भी अपने मोटर व्हीकल रूल्स हैं। हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपने अपने रूल्स बना सकें। इन सारे ये जो तीनों एक्ट हो गए सॉरी, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और स्टेट के जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं, इन सबको मिला के जितने भी नियम और कायदे कानून बनेंगे वो सड़क पे चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनको रेगुलेट करेंगे। चाहे कैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना है, किसी भी व्हीकल के परमिट्स होने हैं जो कि गुड्स व्हीकल हैं उनके या पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनको परमिट दिए जाते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, वो सभी इसी मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में आते हैं। चाहे कोई आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, चाहे जो बसेस हैं, बसेस के ड्राइवर्स हैं वो कैसे रेगुलेट होंगे, उनके ड्राइवर्स जो कंडक्टर्स हैं उन्हें यूनिफॉर्म पहननी है, उनके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, बैज लगाने हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये सारे नियम है, कायदे हैं, कानून है, ये सब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ही आता है। जी वकील साहब, ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात की और इसी बारे में आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ड्राइविंग लाइसेंस एथिकली कितनी एज में बनना चाहिए? आइडियली जैसे कि कानून के हिसाब से तो 18 साल मिनिमम एज है, उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। क्योंकि ये अगर 18 साल से हम बात करें, 18 साल के बाद एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है, यानी कि एडल्ट बन जाता है। अगर ये सारे और कानून जो दूसरे कोई कानून हैं उनके हिसाब से भी कॉन्सोनेंस में है, जैसे कि और जो बच्चों के कानून भी बने हुए हैं उनके हिसाब से 18 साल से कम का व्यक्ति कोई भी हो वो बच्चा ही माना जाता है, ही इज अ चाइल्ड, और 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही इज अ एडल्ट। तो आइडियली हर कानून के हिसाब से जब एक व्यक्ति एडल्ट हो गया उसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। इसीलिए 18 साल जो उम्र है यही कानून में दी गई है, 18 साल मिनिमम एज है जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है और उसके बाद ही कोई भी व्यक्ति मोटर व्हीकल चलाने के लिए एलिजिबल है। जी चलिए, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे भिवानी से। मनोज जी नमस्कार। नमस्ते जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। वकील साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं मनोज बोल रहा हूँ जी। सर कई बार जैसे पुलिस वाले खुद ये नियम नहीं मानते, चालान वाले जो है जी, उसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैं कई बार देखता हूँ पुलिस वाले को 30 आदमी बिठा के चलाते हैं मोटरसाइकिल। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ऐसा आप नहीं देखते, हम भी देखते हैं और पूरी दुनिया ही देखती है। यह नियम कानून आम आदमी के लिए बने हैं और जैसे पुलिस वालों पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं। सच्चाई ये है जैसे कि हम आम आदमियों पे, आम व्यक्तियों पे ये कानून एप्लीकेबल है, ये नियम एप्लीकेबल है, उसी तरीके से सरकारी व्यक्ति, चाहे पुलिस वाले स्पेशली जो कि एनफोर्स करना चाहते, जिनको एनफोर्स करना चाहिए, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। आपकी बात ठीक है, ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है हमारे शहर में, गुड़गांव में भी, कि पुलिस वाले ट्रिपल राइडिंग करेंगे, रॉन्ग साइड आएंगे बाइक पे विदाउट हेलमेट, 3-3 व्यक्ति बैठे होंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उसी समय आप देखिए उस दूसरे ही नाके पे आम आदमी का चालान काटा जा रहा होगा। बिल्कुल गलत है। अब हम क्या करें? अब हम ऐसा कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट की जाए। अब कंप्लेंट कैसे करनी है? आप अगर पॉसिबल है तो उनके आप फोटोग्राफ खींच लीजिए, हर एक के पास मोबाइल है, कैमरा है, कोशिश कीजिए उनकी फोटो खींच लीजिए, उनकी जो बाइक है, जो सरकारी बाइक है, उसका नंबर नोट कर लीजिए और उसकी आप कंप्लेंट कर दीजिए। हमें उम्मीद है अगर आप कंप्लेंट करेंगे हायर अथॉरिटीज के पास, ट्रैफिक पुलिस के, तो इसमें कार्रवाई होगी। मैं आपको बताता हूं कि गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने कोई फेसबुक पेज भी बना रखा है। मैं गुड़गांव की अगर बात करूं तो मेरे जानने में आया था कि कुछ व्यक्ति ने उसके इस तरीके से, कुछ पुलिस वाले थे जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर फोटोग्राफ डाल दी गई और उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ। उनको शो कॉज नोटिस भी इशू किए गए उन पुलिस वालों को और उनका तबादला भी किया गया। तो ऐसा नहीं है एक्शन नहीं होता। हाँ, आपको हमें आम आदमियों को भी जागरूक होना है और
अगर कोशिश करें उनकी फोटोग्राफ खींच लें, बाइक का नंबर नोट कर लें, जिस भी ऑफिसर को वो एलोकेटेड होगी उसके अगेंस्ट पक्का ही एक्शन लिया जाएगा। जी चलिए मनोज, तो आपको और हमें ही मिलकर स्टेप उठाना होगा ताकि पुलिस वाले, सो कॉल्ड पुलिस वाले सुधर जाएं। खैर, अनूप है सिरसा से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ। हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी मैडम, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार हमारे पास लाइसेंस जेब में न होने की वजह से चालान हो जाता है, और उसके बाद में जब हम भरने जाते हैं तो क्या उस टाइम अगर हमारे पास लाइसेंस हो तो क्या जो चालान हुआ वो कैंसिल हो सकता है या उसकी फीस कम हो सकती है? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा समय हो सकता है कि आपकी जेब में चालान ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको आरसी कहेंगे वो नहीं है, बट आपके पास रखी हुई है, आप उसको कैरी नहीं कर रहे। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो कानून कहता है दैट यू शुड बी अ होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के होल्डर हो। यानी कि अगर आप कैरी नहीं भी कर रहे तो भी कोई बात नहीं है, अगर उस टाइम आपका चालान कट जाता है। जहां पे भी कंपाउंडिंग होनी है, ऑन द स्पॉट ऑफ फाइन मत भरिए। जहां भी आपको चालान भरना है, चाहे कोर्ट में भरना है या जैसे आजकल तो अलग अलग जगह बना दी हैं ट्रैफिक पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस के दफ्तरों में भी भरा जा सकता है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहां लेके जा सकते हैं, तो वहां पे आपका चालान जो आपका उसमें फाइन बनता होगा वो कैंसिल भी किया जा सकता है और एट टाइम्स उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। आप कोर्ट में भी अगर जाते हैं तो अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए और दिखाइए जी गलती ये हो गई कि उस दिन मैं कैरी नहीं करा था, अदरवाइज मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, आई एम एलिजिबल टू ड्राइव। तो इसमें आपका जो अमाउंट है फाइन का वो कम हो जाता है और कुछ केसेस में तो बिल्कुल खत्म भी हो जाता है। जी चलिए अनूप जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर हम जल्द वापस आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है चालान। अगर चालान गलती से कट गया है या आपको लगता है वाकई आपने ट्रैफिक रूल वायलेट किया है या ऐसा लगता है कि इल्लीगली आपका चालान जबरदस्ती किसी पुलिस वाले ने काटा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई राय हो तो वो भी दे सकते हैं, या कोई सवाल पूछना हो, उसका जवाब चाहिए हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाइसेंस की। ये बहुत अब्रप्ट सवाल था कि कितने एज में लाइसेंस बनता है, वो मुझे भी पता है 18 साल, लेकिन इसे पूछने का मकसद ये था कि इलीगली लाइसेंस बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। कई लोग ऐसे हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बाहर बैठे होते हैं और वो पैसे वैसे लेके ना आपकी एज प्रूफ मांगते हैं ना कुछ मांगते हैं, एड्रेस भी अपने आप ही कहीं का अलॉट करवा देते हैं और आपके लाइसेंस बन जाते हैं। बिल्कुल। इसके लिए क्या सजा है, जो बनवा रहा है उसके लिए भी और जो बना रहा है उसके लिए भी? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं गलत है, ये बिल्कुल 100% सही बात है। अलग अलग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के आगे अलग अलग एजेंट्स बैठे हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो कहेंगे कि बस आप जो भी उनकी प्रिस्क्राइब्ड फी है 2000, 5000, 10,000 जो भी है, बस उन्होंने अपनी फीस लेनी है और आपके हाथ में लाइसेंस बनवा के रख देंगे। आपकी बात ठीक है कि इसके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीटिंग है, फोर्जरी भी है, क्योंकि अगर कोई अंडर एज है उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं सकता। अंडर एज को उसमें जरूर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया है उसमें एज उस व्यक्ति की 18 साल दिखाई जाती है, या उसमें अगर किसी और स्टेट में जाके बनाया जा रहा है, जैसे कि यूपी में तो ये चीजें बहुत प्रेवलेंट है, वहां बनाया जा रहा है तो वहां का एड्रेस दिखाना पड़ता है, लोकल एड्रेस है तो वहीं का लोकल एड्रेस दिखाया जाएगा। एज प्रूफ है उसमें गलत लगाई जाएंगे, ये सीधा सीधा 420 बनती है, 420 आईपीसी में ये ऑफेंस है, चाहे जो एजेंट बनवा रहा है उसके द्वारा भी और जिसका लाइसेंस बनाया गया है उसके खिलाफ भी 420 में मुकदमा दायर किया जा सकता है। क्योंकि आइडली माना तो यही जाएगा कि उसने खुद ही डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, एजेंट का तो कहीं नाम भी नहीं है, रोल भी नहीं है। अगर कल को कोई इंक्वायरी हो भी जाती है तो जिसका लाइसेंस बनाया गया उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है चीटिंग का और फोर्जरी का। ये तो हो गई ऑफेंस की बात। अब ये जानना जरूरी है ऐसा हो क्यों रहा है। अगर देखें तो ये सब अथॉरिटीज के हैंड एंड ग्लव्स के में ही होता है। सबको वहां जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या एसडीएम है, जो कि ये लाइसेंस बनाने के लिए जो अथॉरिटी है, उन्हें पता होता है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है किसी के नॉलेज नहीं होती। एक उसका जो एक हिस्सा है जो इसमें से फीस लेते हैं इन सरकारी अफसरों को भी जाता है। तो इसमें इन सरकारी अफसरों को पहल करनी चाहिए कि इस तरीके के अगर जो कोई एजेंट हैं उनके ऊपर छापामारी करें और उन्हें इस तरीके से रोकें, क्योंकि ये ऑफेंस तो है ही है,
पर फोर्जरी और चीटिंग का ऑफेंस तो है ही है। उसके साथ साथ ये देश के प्रति भी, देश के अगेंस्ट भी ये जुर्म है, क्योंकि होता क्या है कि अगर जो बाहर से व्यक्ति आए हैं, जैसे बांग्लादेश से हो गए या कुछ टेररिस्ट हो गए, दूसरे देशों से आ गए हैं, वो पैसे देके इस तरीके से लाइसेंस बनवाने के लिए में बनवा लेते हैं। इस तरीके से दे आर सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस ड्राइविंग लाइसेंस, वो बनवा पाते हैं और उस ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिस पे वो और अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी बना लेते हैं, चाहे वो वोटर कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, और वो उनके पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जो कि एक सिटीजन के पास होते हैं, और वो उसके बाद उन्हें ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा भी। तो इसीलिए ग्राउंड लेवल पे ही, जो फर्स्ट लेवल है, वहीं पे नकेल कसने की जरूरत है। जो इस तरीके का ऑफेंस हो रहा है, फोर्जरी और चीटिंग जो है, उसको तो एक बार वो तो है ही है, साथ साथ ये जो देश के प्रति जो ये जुर्म हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। आगे अदरवाइज आने वाले टाइम पे जो टेररिस्ट हैं, अगर ये सब कुछ चलता रहा तो कोई भी टेररिस्ट आके इंट्रूड कर जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेगा और उसको ट्रैक भी नहीं कर पाया जाएगा। जी जी, चलिए बलजीत हैं फतेहाबाद से फोन लाइन पे हमारे साथ। बलजीत जी नमस्कार। जी हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मोटर व्हीकल, मोबाइल या कोई चीज चोरी हो जाती है जी, तो हम उसकी FIR करवाने जाते तो थाने में पैसे मांगे जाते हैं जी, तो क्या FIR की कोई फीस लगती है? किसी भी तरह की FIR की फीस लगती है? अगर वो हम फीस ना दे तो FIR नहीं लिखते, तो हम इसकी शिकायत या कोई ऐसी चीज है कि हम उनसे लिखते में ले ली, कोई प्रावधान है कि FIR की फीस लगती है ऐसी? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपके दो सवाल थे, पहले सवाल का जवाब दे देता हूं आपका कि FIR के लिए या कंप्लेंट करने के लिए कोई फीस नहीं है। अगर कोई अफसर, कोई पुलिस वाला, कोई SHO, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे FIR लिखने की फीस मांगता है, कंप्लेंट लिखने के लिए फीस मांगता है, उससे कहिए आप लिखित में दीजिए। इवन अदरवाइज भी अगर कोई भी अफसर जो आपसे फीस मांगता है FIR लिखने के लिए या कंप्लेंट अपनी दर्ज करने के लिए, उसका नाम आप नोट कर लीजिए और हायर अथॉरिटीज के पास लिखित में उसकी शिकायत दीजिए और उसके अगेंस्ट बिल्कुल एक्शन होगा। आपको शिकायत लिखित में देनी है, वर्बल नहीं देनी है। आपको और हमें जागरूक होना है, हमें स्टेप्स लेने हैं। और FIR के लिए, कंप्लेंट के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये पुलिस वालों का दायित्व है, ये वो पब्लिक सर्वेंट है और उनका गठन ही इसलिए किया गया है कि आम आदमी को अगर कोई परेशानी है तो अगर वो कंप्लेंट लिखवाने आया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसमें एक्शन लिया जाए आम आदमी के फेवर में। तो आपके सवाल का जवाब यही है, FIR के लिए, कंप्लेंट के लिए कोई भी फीस नहीं है। कोई पुलिस वाला मांगता है तो अपने एरिया के SP से, DSP से, SP से या कमिश्नर के पास जाके लिखित में कंप्लेंट कीजिए और इनके अगेंस्ट एक्शन करवाइए। जी जी, चलिए तो स्टेप हमें और आपको ही लेने पड़ेंगे। अगर हम एक सिटीजन है यहाँ के, तो जो भी गलत हो रहा है उसे एरेडिकेट करना है सोसाइटी से, उसे खत्म करना है सोसाइटी से, तो आप और हमें स्टेप मिलके साथ उठाने पड़ेंगे। वीर सिंह हैं हमारे साथ, गुड़गांव से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। वीर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं अंतकाल करवाना गया था पटवारी के पास जी, तो वो बोलते हैं क्या नाम है इसका, भाई ये तो होगा नहीं, ज्यादा पुराना हो गया। एक बार फिर से पूछिए अपना सवाल। वीर सिंह जी अपना सवाल दोहराइए। मैम मेरा अंतकाल है मकान का जी, उसको कराने के लिए गया था मैं जी, तो भैया ये ज्यादा पुराना हो गया, ये होगा नहीं। वैसे तो वीर सिंह जी आज हम मोटर व्हीकल एक्ट यानी कि जो ये ट्रांसपोर्ट है या चालान है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर अगर आपके सवाल का फिर भी जवाब दे देता हूं। अगर पटवारी आपको मना कर रहा है तो मना कर नहीं सकता। आप कंसर्न तहसीलदार या SDM से मिले और उन्हें कहें कि इस तरीके से इंतकाल है और पटवारी चलाने के लिए मना कर रहा है, तो जरूर एक्शन होगा। आप कंसर्न उसके जो हायर ऑफिशियल्स हैं पटवारी से ऊपर गिरदावर है, गिरदावर से ऊपर तहसीलदार, फिर SDM या फिर DC, तो आप इनमें अगर इसी हायरार्की में आप जाके मिले, इसकी शिकायत भी कर सकते हैं आप पटवारी की। अगर आपका जो लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एंट्रीज करनी है वो उसका दायित्व है, उसको करना ही पड़ेगा। जी जी, चलिए तो उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर हम जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है चालान और उससे जुड़े कानून।
वकील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, लाइसेंस अथॉरिटी के बाहर इलीगली लाइसेंस बनाए जाते हैं जी। अब आते हैं नंबर प्लेट्स पे। कई नंबर प्लेट्स जो हैं गाड़ियों की वो ऐसी देखी गई, उस पर कोई डिजाइन बने होते हैं, या मैं फिर लौट कर आऊंगा, इस तरह के स्लोगन्स होते हैं। और तो वकील साहब, हमारे ऑफिस के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसकी पूरी नंबर प्लेट टूटी हुई है, सिर्फ HR लिखा हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर आगे 26 है या 36 है, ये भी नहीं समझ में आता है। तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई है, क्या दंड है, क्या प्रावधान है? इसके खिलाफ अगर कोई भी डिफेक्टिव नंबर प्लेट है तो उसके खिलाफ 2000 रुपए का चालान है स्ट्रेट अवे। ट्रैफिक पुलिस जब भी ऐसी किसी गाड़ी को ट्रैक कर लेते हैं तो वो 2000 रुपए का चालान काट सकते हैं। इसमें 3 महीने की तक की सजा भी हो सकती है। अब इसमें कोई भी नंबर प्लेट पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट और फॉन्ट है, उसी के हिसाब से ही नंबर लिखने हैं। आप हिंदी में भी नहीं लिख सकते, इंग्लिश और न्यूमेरिकल नंबर्स में ही लिखने हैं। उस पे मैं लौट कर आऊंगा या किसी भी पद का लिखना या किसी भी एसोसिएशन का मेंबर, उस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। सिर्फ नंबर प्लेट पे सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे और इंग्लिश में जो भी HR 26 होगा या 36 है, जो भी टूटी हुई नंबर प्लेट है उसका भी वही 2000 रुपए तक का चालान है। इवन अब तो जो नई गाड़ियां हैं उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी लगाई जाती हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही लगाई जा रही हैं, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं। अब इसके हिसाब से अगर कोई भी नई गाड़ी है उस पर अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो उसके लिए 2000 रुपए का तो चालान है ही है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट केस दायर किया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो 2 तरीके से हैं। हाँ, पर असलियत में देखा गया है कि अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई भी करेंगे तो भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपकी नंबर प्लेट आने के लिए। तो सरकार ने कानून तो बना दिए हैं, पर उसकी एनफोर्समेंट है उनकी साइड से ही कम है। आम आदमी तो बाद में ही फॉलो करेगा, पर हमें तो यही करना है, कोशिश करनी है, कानून का पालन करना है, फॉलो करना है। वी हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। जी वकील साहब, यही हाल है कि कई लोग नीली बत्ती या लाल बत्ती अनऑथोराइज तरीके से लगाकर घूमते हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? जी बिल्कुल, ना ही नीली बत्ती ना ही लाल बत्ती अनऑथराइज तरीके से लगाई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल है, अगर कोई ऑफिसर एलिजिबल है, सिर्फ वही लगा सकता है। अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई थी, दिसंबर में एक जजमेंट आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे व्यक्ति ही लाल बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं और नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और डायरेक्शन दी गई थी कि विद इन 3 मंथ्स हर स्टेट को एक नोटिफिकेशन लेके आनी है जिसके हिसाब से ये लिखा जाएगा उसके अंदर कि कौन कौन अधिकारी लाल बत्ती के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन नीली बत्ती के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम हरियाणा की ही बात करें तो मार्च में पहले नोटिफिकेशन आई थी हरियाणा सरकार की, जिसमें कि इन्होंने हरियाणा सरकार ने सिर्फ गवर्नर को और चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को ही लाल बत्ती का उत्तराधिकारी माना था, यानी कि सिर्फ वही एलिजिबल थे 2 व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए। पर उसके 3 महीने बाद ही बिल्कुल बहुत बड़ा उलटफेर हो गया और हरियाणा सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली जिसके हिसाब से हर दूसरे व्यक्ति को इन्होंने लाल बत्ती के लिए एलिजिबल कर दिया। एक नीली बत्ती के लिए कुछ जो ऑफिसर निचले तबके के थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, एक्साइज के हैं, उनको नीली बत्ती दे दी। और एक एम्बर लाइट यानी कि पीली बत्ती का भी चलन आ गया और कुछ अफसरों को पीली बत्ती भी दे दी। तो जो कि बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे व्यक्ति अफसर, उनको ही लाल बत्ती दी जानी चाहिए। पर अब और पहली नोटिफिकेशन में सिर्फ 2 व्यक्तियों को ही दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए, पर नई नोटिफिकेशन में फिर सबको बांट दी गई। तो अल्टीमेटली सरकार को भी देखना चाहिए कि जो इससे बड़ी इनकन्वीनियंस होती है आम आदमी को, क्योंकि लाल बत्ती नीली बत्ती लगी होती है तो पूरे आम आदमी को, पूरे ट्रैफिक को, पूरी जनता को रोक दिया जाता है और इन्हीं व्यक्तियों को आगे पहले राइट ऑफ पासिंग दे दिया जाता है, जो कि गलत है। हमारे संविधान के हिसाब से राइट टू इक्वालिटी है, सभी इक्वल हैं, चाहे वो नेता हैं चाहे आम आदमी है। तो सरकार को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन दी ही हुई है कि जो लाल बत्ती है, नीली बत्ती, इसका प्रयोग कम से कम हो, बहुत ही कम लोगों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति हैं उन्हीं को ही दिया जाए। जी चले, जीन से रजत फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत नमस्कार। रजत जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। वकील साहब, हमने टूटी नंबर प्लेट्स की बात कर लिया, डेकोरेटिव नंबर प्लेट्स की बात हो गई, नीली बत्ती की बात हो गई। चालान जो कटते हैं वकील साहब, क्या ये हर स्टेट में अलग अलग अमाउंट होता है या हर जगह ऑल ओवर इंडिया एक ही चालान का अमाउंट अप्लाई होता है? जी,
वैसे तो मोटर व्हीकल एक्ट में चालान का रेट दिया हुआ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में ही कुछ रूल्स के लिए, कुछ ऑफेंसेस के लिए चालान का स्टैंडर्ड रेट है, पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकती हैं, और थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है जिन जिन ऑफेंसेस के लिए जो कि स्टेट के मोटर व्हीकल रूल्स में आएंगी, उसका चालान का अमाउंट डिफरेंट हो भी सकता है। तो ऐसा नहीं है तो कि हर पूरे देश में स्टैंडर्ड होगा चालान का रेट। तो सेम ऑफेंस के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी भी कर सकता है चालान का रेट, तो स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है। जी चलिए, विश्वजीत रोहतक से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए अपना सवाल। मैम, मैंने पीछे 2-3 महीने पहले जी इंटरनेट से एंड्रॉइड बेस्ट बाय डेस्कटॉप से कोई चीज खरीदी थी और इसकी इंटरनेट से पेमेंट की थी। आज तक उन्होंने चीज सप्लाई नहीं की और बार बार फोन करने से वो फोन नहीं उठा रहे। आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? मैम, मैंने एक आईपैड के लिए bestandroid.com पे पेमेंट की थी इंटरनेट से। जी 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 जी। और ये मई में की थी। आज तक वो मेरे फोन को होल्ड पे रख देते, तब भी पूछता और उन्होंने उस चीज को मेरे पास तक नहीं पहुंचाया। तो इसमें मैं क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ? वैसे तो आज हम मोटर व्हीकल एक्ट और चालान पे ही बात कर रहे हैं, तो आपका प्रश्न इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, पर आपके सवाल का मैं फिर भी जवाब दे देता हूं। अगर ऐसा है कि आपने पेमेंट कर दी है और ऑनलाइन पेमेंट की है, जो भी वेबसाइट की आप बात कर रहे हैं, और आपको अगर प्रोडक्ट नहीं आया तो ये चीटिंग है। आप जाके अपने जो लोकल थाना है वहां चौकी में या थाने में जाकर एफआईआर करा सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं, और ये कंप्लेंट आप साइबर सेल में भी आगे फॉरवर्ड करा सकते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन पेमेंट की है। ये ऑनलाइन एक ऑफेंस है कि आपसे पैसे ले लिए पर आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं की। आप जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम देके और अपने जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की है उसका प्रूफ ले जाके, चाहे आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है या जो अगर आपने क्रेडिट कार्ड से दिया है तो क्रेडिट कार्ड का बिल आप ले जाके पुलिस वालों को दें और लिखित में अपनी कंप्लेंट दें। उसके बेसिस पे एफआईआर कराएं और हमें उम्मीद है आपको जरूर न्याय मिलेगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। जी वकील साहब, गाड़ी में कौन कौन से पेपर्स रखने जरूरी है? क्योंकि अभी एक प्रश्न भी हमारे पास आया था कि उनके पास उस समय लाइसेंस मौजूद नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पेपर्स आपके खो गए, तो कौन कौन से पेपर्स रखने बहुत जरूरी हैं गाड़ी में? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हर किसी इस बात का हर व्यक्ति को, हर जो ड्राइवर है उसे पता होना चाहिए। आपको 4 डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो हम कार्स अपनी खुद चलाते हैं प्राइवेट व्हीकल्स, उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। पहला ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए हमेशा आपके पास। उसके बाद है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आप सर्टिफाइड या फिर अटेस्टेड कॉपीज रख सकते हैं अगर ओरिजिनल नहीं रखना चाहते, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लोगों के मन में एप्रीहेंशन होता है कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो हमारे पास ओरिजिनल आरसी कहां से आएगी। तो आप आरसी की कॉपी रख सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको ओरिजिनल रखना है, ये दिखाना है अगर कोई आपसे मांगता है चेकिंग के टाइम पर, आपको ये दिखाना है कि यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रखना है, अपने पास रखना है। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो वैलिड इंश्योरेंस है गाड़ी की, उसकी भी आप कॉपी रख सकते हैं। अगर ओरिजिनल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसकी भी सर्टिफाइड या अटेस्टेड कॉपी रख सकते हैं। चौथी चीज आती है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी कि पीयूसी सर्टिफिकेट। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल रखना है। तो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, हमेशा आपको रखने हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल, आरसी ओरिजिनल भी रख सकते हैं, कॉपी भी रख सकते हैं उसकी सर्टिफाइड। तीसरा पॉल्यूशन अंडर चेक, पीयूसी सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। और चौथा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की आप कॉपी रख सकते हैं। अगर पैसेंजर या गुड्स व्हीकल है तो उसके लिए आपको ओरिजिनल आरसी रखनी पड़ेगी। प्राइवेट व्हीकल वाले कॉपी रख सकते हैं, पर अगर कोई गुड्स व्हीकल है तो उसे उसके ड्राइवर को ओरिजिनल आरसी की कॉपी रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उसको परमिट, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी साथ साथ रखने पड़ेंगे। जी वकील साहब, पोल्यूशन की बात हुई है तो कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो बहुत पोल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट, काफी काला धुआं निकल रहा होता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या है? अगर आपके पास किसी भी गाड़ी के पास, किसी भी व्हीकल ओनर के पास, ड्राइवर के पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट नहीं है तो इस पे 1000 रुपए का चालान है, और ये बिल्कुल एनफोर्स करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। जैसे कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कहा, जो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, उसमें पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट तो हमेशा रखना ही रखना है, अदरवाइज आपका 1000 रुपए का चालान है। और पॉल्यूशन बिल्कुल कार्रवाई भी की जाती है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अगर उन्हें दिखता है कि कोई व्हीकल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन छोड़ रहा है तो उसको पकड़ के उसका चालान काटते हैं।
पर यह भी देखा गया है जो पब्लिक व्हीकल्स हैं जैसे कि बस हैं या फिर ट्रक्स हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी वही छोड़ते हैं। ये जो छोटी मोटी जो गाड़ियां हैं या टू व्हीलर्स हैं, इनमें इतना पोल्यूशन होता नहीं, उनका चालान नहीं काटा जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुलिस वालों से उनकी सेटिंग होती है या कुछ भी क्या अरेंजमेंट है उनका। उन जो सरकारी बसें हैं उनका चालान नहीं काटते, वो बहुत ही काला धुआं छोड़ती हैं। चाहे ट्रक्स हैं उनका भी चालान नहीं काटा जाता पोल्यूशन का। तो ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोल्यूशन को रोकना। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि पोल्यूशन को कम करना है। पोल्यूशन एक आम आदमी को मारता जा रहा है, तो ये ट्रैफिक पुलिस का दायित्व है कि वो पोल्यूशन छोड़ते व्हीकल्स को चालान करें और ऐसे व्हीकल्स को डिटेन भी करें जिनमें जो पोल्यूशन बार बार उनका चालान भी किया जाता हो और फिर भी वो अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं कराते और फिर भी उनकी गाड़ियां पोल्यूशन छोड़ती हैं। जी वकील साहब, मान लीजिए किसी ने पहली बार वायलेट किया है कोई रूल और पहली बार पकड़े गए हैं, तो क्या उनके प्रति कोई लीनियंसी बरती जाती है कि भाई पहली बार है आपका तो जुर्माना कम लगेगा या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल ठीक बात है। मोटर व्हीकल एक्ट और उसके साथ जो भी कानून है उसमें पहली बार अगर आपने ऑफेंस किया है तो उसमें कम पेनल्टी है, और अगर सब्सिक्वेंटली आप फिर से वही सेम ऑफेंस करते हैं तो पेनल्टी काफी बढ़ जाती है। तो जो अभी हम जितने भी पेनल्टीज की बात कर रहे थे, चाहे 1000 रुपए का चालान जैसे कि पॉल्यूशन के लिए है, तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए है। अगर आप इस ऑफेंस को रिपीट करते हैं कुछ समय के अंदर ही अंदर, तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है, ये 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, अल्टीमेटली आपकी गाड़ी भी इंपाउंड की जा सकती है। तो पहले ऑफेंस के लिए आपका फाइन कम है, अगर सब्सिक्वेंटली आप सेम ऑफेंस फिर से दोहराते हैं तो उसका फाइन भी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली आपकी गाड़ी इंपाउंड की जा सकती है। जी चलिए, जिन से रजत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रजत नमस्कार। हाँ जी मैम, वो काम कर गया बाइक का नंबर प्लेट का और ट्रिपलिंग का। अपना सवाल दोहराइए। नंबर प्लेट का ट्रिपलिंग का फोन कर गया बाइक का, तो आप क्या जानना चाहते हैं? कितने का प्लान है नंबर प्लेट का ट्रिपलिंग का? देखिए हर स्टेट के लिए अलग अलग चालान का अमाउंट हो सकता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में सेम हो, पर अमूमन ये देखा गया है कि अगर आपकी डिफेक्टिव नंबर प्लेट है तो उसका कम से कम 2000 रुपए का तो चालान है ही है। अगर आप ट्रिपल राइडिंग भी कर रहे हैं तो भी उसमें 500 रुपए का जुर्माना तो है ही है। जी चलिए, फतेहाबाद से बलजीत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं फोन लाइन पे। बलजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम नमस्कार जी। सर जो दोनों पैरों से हैंडीकैप्ड हूँ। जी जी बलजीत जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हैंडीकैप्ड में क्या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? बलजीत जी अपना सवाल दोहराइए और अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैडम मैं दोनों पैरों से हैंडीकैप्ड हूँ, क्या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? अच्छा, दोनों पैरों से हैंडीकैप्ड हैं, क्या इनका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है? अगर आप दोनों पैरों से अपंग हैं तो आपके लिए जो स्पेशल व्हीकल्स हैं आप सिर्फ उन्हीं को ही ड्राइव कर सकते हैं जो कि जिसमें कि हैंड ऑपरेटेड सिस्टम होता है। जैसे आप जैसे व्यक्तियों के लिए कंपनियां स्पेशल व्हीकल्स भी बनाती हैं जिसमें अगर आपके पैर ठीक ढंग से काम नहीं करते तो साथ ही साथ जो हैंड हेल्ड उसमें मशीनरी हाथों से भी ब्रेक्स वगैरह हाथों से अप्लाई की जा सकती हैं। तो आपको पहले उस तरीके की गाड़ियों पे प्रशिक्षण लेना होगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस स्पेशल कैटेगरी में कि आप उसके बाद आपको सिर्फ वो जो स्पेशल व्हीकल्स हैं आप सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबल होंगे ड्राइव करने के लिए। वो स्पेशल व्हीकल्स के लिए आपको पहले ट्रेनिंग देकर टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं बन सकता है, पर ये जो स्पेशल क्लास के व्हीकल्स हैं, चाहे कार है चाहे टू व्हीलर्स हैं जिनमें साइड में अगर टायर लगे हैं या जैसे कार्स हैं तो उसमें हैंड हेल्ड हाथों में सब उसमें ब्रेकिंग सिस्टम है, तो उस तरीके की गाड़ियों पे आप पहले ट्रेनिंग लीजिए फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो हमें उम्मीद है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनेगा। जी बलजीत जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, अक्सर ये देखा गया है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं कुछ लोग जी, कि आप ड्रिंक कर रहे हैं उसके बाद आपने ड्राइव करी, तो पुलिस वाले कई नाके पर खड़े होते हैं अक्सर रात में 10 बजे के आसपास या उसके बाद ये देखा जाता है कि कई जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं, एक मशीन से वो चेक करते हैं ब्रेथ एनालाइजर। जी ब्रेथ एनालाइजर, ये कितना ऑथेंटिक टेस्ट होता है और उसका चालान कितना है? जी अगर हम बात करें, पहले चालान की बात करता हूं। चालान हमेशा अगर ऑन द स्पॉट फाइन किया गया है, चालान किया गया है, तो ये यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाता है। जो ड्रिंक एंड ड्राइव है, ड्रिंक एंड ड्राइव जो है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, तो इसमें पुलिस वाले अगर आप जो एलिजिबल लिमिट है, जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अगर आपके
ब्रेथ में अल्कोहल की क्वांटिटी आती है, तो इस केस में आपको आपका चालान काटा जाएगा और आपको आपको कोर्ट में भेजा जाएगा। ऑन द स्पॉट फाइन नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। अगर आप ड्रंकन ड्राइविंग का आपका चालान कटा है तो उसके बाद आपको गाड़ी भी चलाने नहीं दी जाएगी, या तो आपको किसी और को बुलाना पड़ेगा जो कि आपको गाड़ी ड्राइव करके घर ले जाए, या आपको कोई टैक्सी लेनी पड़ेगी और आपकी गाड़ी पुलिस के कब्जे में हो जाएगी, यानी कि इंपाउंड हो जाएगी। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो ब्रेथ एनालाइजर की मशीन्स हैं ये कितनी ऑथेंटिक हैं और क्या परमिसेबल लिमिट है हमारे ब्लड में अल्कोहल की जितनी होनी चाहिए जिसके बाद चालान करता है। 30 मिलीग्राम पर 100 ml की लिमिट है जो कि हमारी बॉडी, जो शरीर में जो अल्कोहल हमारे शरीर में हो सकता है। अगर इस परमिसेबल लिमिट के से ज्यादा अगर किसी के भी शरीर में अल्कोहल पाया जाता है तो उसका चालान करता है और उसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में भेजा जाता है और कोर्ट का जो डिसीजन है वो मान्य होता है। उसकी कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती, ऑन द स्पॉट फाइन नहीं किया जा सकता, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति का चालान होता है तो उसको गाड़ी भी ड्राइव करने नहीं दी जानी चाहिए कानून के अनुसार। जो लीगली तो उसे गाड़ी उसके बाद ड्राइव करने ही नहीं दी जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले उन्हें बिठा लेते हैं और कोर्ट के सामने भी पेश करते हैं। इस केस में कम से कम 2000 रुपए का चालान, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का 2000 रुपए तक का चालान, साथ ही साथ इसमें 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। जी चलिए, महम से जुड़ गए हैं नितेश, हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे हेलमेट है जी और पुलिस कार्ड है आपकी है, उसके बावजूद भी चालान करते हैं पुलिस वाले कई बार मैडम जी। जी इसके बावजूद क्या करना चाहिए हमको जी? नितेश जी, अपना सवाल दोहराइए और टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। सर जी, हेलमेट, पॉल्यूशन कार्ड और इंश्योरेंस प्लस आरसी जी, इसके बावजूद या कोई दिक्कत कार्ड पुलिस वाले रंजिश करते हैं या सलाह उसके बावजूद। वकील साहब, आप समझ पा रहे हैं? आवाज इनकी क्लियर नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। नितेश जी, आप दोबारा ट्राई करिए क्योंकि आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है, और जब भी आप हमें कॉल करें कृपया अपने टीवी की वॉल्यूम बंद रखें। वकील साहब, ये तो हमने बात कर ली ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की। एक और प्रैक्टिस अक्सर देखने में आती है कि या आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो या कुछ भी हो जहां अलाउड ही नहीं है पैदल क्रॉस करना, वहां पर भी लोग बैरियर्स क्रॉस करके पैदल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आइडियली उनके खिलाफ भी चालान होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो वो ट्रैफिक को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम हाईवे की या एक्सप्रेसवे की बात करें तो उस पर हाई स्पीड मूविंग ट्रैफिक होता है जिसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिट होती है। तो उस स्टेट में अगर जहां ट्रैफिक क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और आप बैरियर्स के ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं। जो हाई स्पीड पे जो ट्रैफिक आ रहा है वहां उसमें जो बैठे सवार जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस केस में अगर पुलिस चाहे तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है ट्रैफिक डिस्टर्ब करने के लिए। अभी फिलहाल कोई नहीं है रूल इनके खिलाफ? नहीं, इनके खिलाफ एक जनरल रूल है, अगर जनरल प्रोविजन के अंदर इनके खिलाफ भी 300 रुपए का चालान हो सकता है और इनके अगेंस्ट अलग से भी एक्शन लिया जा सकता है। पर यूजुअली देखा जाता है कि इस तरीके के व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती है। जी चलिए, रोहतक से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सौरभ हैं। सौरभ, नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए अपना सवाल। चालान कट गया था, चालान का पर्चा हो गया मैम। जी हेलो। जी पूछिए अपना सवाल। चालान कट गया था, मेरी बाइक का उसका पर्चा होता है ना जो देते हैं काट के। जी वो खो गया था, हो गया मेरे से। जी तो अब क्या करें? हाँ, क्या करना अब? अगर आपका जो चालान की जो आपको स्लिप दी गई थी, अगर आपकी वो चालान की स्लिप गुम हो गई है तो आप क्या कीजिए कि जहां जिस भी नाके पे आपका चालान कटा था तो उस नाके पे वापस जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपने हेलमेट वगैरह पहन के जाना, और जो वहां पुलिस वाला जिसने आपका चालान काटा है उस नाके पे, आप उसके पास जाएं और उससे कहें कि जी ये चालान की जो आपने कॉपी दी थी वो गुम हो गई है, तो आप मुझे डेट बताइए कब मुझे कोर्ट में पेश होना है और कौन से कोर्ट में जाना है। आप देखेंगे जब आपका चालान काटा जाता है तो चालान बुक में उसकी 2 प्रतियां होती हैं, यानी कि 2 कॉपियां होती हैं। एक कॉपी चालान बुक में रह जाती है और उसका जो
कार्बन कॉपी है आपको पकड़ा दी जाती है, उस पर यह लिखा होता है कि किस तारीख को आपने कोर्ट में जाना है, कौन से कोर्ट में जाके आपकी पेशी है। तो आप उसी पुलिस वाले के पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे चालान की मेरी कॉपी गुम हो गई है, तो आप मुझे बताइए कि इस डेट को मेरा चालान कटा था, तो मुझे किस तारीख में कोर्ट में पेश होना है, कहाँ कंपाउंडिंग करानी है और कितनी फीस है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। उसी हिसाब से अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे तो हर कोर्ट में जुरिसडिक्शन के हिसाब से ही चालान काटे जाते हैं। तो जिस भी एरिया, आप किसी वकील से भी मिल सकते हैं, आप उन्हें बताइए कि इस एरिया में मेरा चालान कटा था, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपको बता देंगे कि कौन से कोर्ट में आपका चालान गया होगा, उस पुलिस ऑफिसर ने कौन से कोर्ट में भेजा होगा, अकॉर्डिंगली आप वहां जाके सर्च करवा के चालान भर सकते हैं। जी चलिए सौरभ, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। यूर वेलकम। तो ये रहा आज का कानूनी पहलू। अगली बार फिर हाजिर होंगे।